वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्लोजन मलीस। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है एंडी और ट्रेसी से। दोनों न्यूली वेड कपल हैं। दोनों विक्टोरियन हाउस में रहते हैं। ये घर को वेस्टर्न मैसाचुसेट्स में रिस्टोर कर रहे हैं। एंडी यहाँ के लोकल विमेन कॉलेज में एसोसिएट डीन है। उसकी वाइफ बच्चों को आर्ट पढ़ाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट पर हमला हुआ है। उस पर किसी सीरियल रेपिस्ट ने अटैक करके उसे घायल कर दिया है। उसे हॉस्पिटल लाया गया है। डॉक्टर जेड हिल जो कि एक ब्रिलियंट सर्जन है, वो उस हॉस्पिटल के स्टाफ को ज्वाइन करता है। वो स्टूडेंट का ऑपरेशन करता है और इस तरह उसने उस स्टूडेंट की जान बचा ली। एक रात जब ये कपल इंटीमेट हो रहे थे तब इन्होंने विंडो के कर्टन से देखा। दूसरी विंडो से वो लड़का इन्हें देख रहा है। थोड़ी देर में वो खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। एंडी को पैसों की प्रॉब्लम है, इसलिए वो जेड को अपने घर के तीसरे फ्लोर को रेंट पर देना चाहता है। इस बारे में वो ट्रेसी से बात करता है। ट्रेसी कहती है कि उसे जेड ठीक नहीं लगता और उसे तो घर नहीं देना चाहती, पर एंडी उसे कहता है कि जेड उसका अच्छा दोस्त है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंडी के बार बार कहने पर ट्रेसी इसके लिए राज़ी हो गई है। एंडी का इरादा है कि इन पैसों से वो न्यू प्लम्बिंग के खर्चों को फाइनेंस कर पाएगा। इस तरह जेड अब इस घर में रेंट पर रहने आ गया है। अगली सुबह एंडी की एक स्टूडेंट पॉला आई है। पॉला ने अपनी नोटबुक अपनी फ्रेंड के कार में लॉक कर दी थी। इस बात पर एंडी उसकी क्लास ले रहा है। थोड़ी देर में पॉला यहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेड अक्सर नई नई लड़कियों को अपने घर लाता रहता है। देर रात तक पार्टी करता रहता है। इन सब से एंडी और ट्रेसी को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार ऊपर के फ्लोर से आवाज़ें आती हैं। ट्रेसी इससे काफ़ी डिस्टर्ब होती है। वो इसकी कंप्लेन एंडी से भी करती है, पर एंडी इसे इग्नोर कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जेड ऊपर के फ्लोर में नग्न अवस्था में घूमता रहता है। ट्रेसी इस पर काफ़ी गुस्सा भी होती है। कुछ दिनों बाद पॉला को प्रोफेसर एंडी के ऑफिस आना था, पर जब वो नहीं आई तब एंडी उसके घर जाता है। यहाँ वो कुछ बालों को देखता है। उसे कुछ डाउट हुआ है। पॉला के घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। उसका फुटवेयर बाहर पड़ा हुआ है। जब वो झाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी लाश पड़ी हुई है। उसे भी सीरियल रेपिस्ट ने अटैक करके मार दिया है। ये केस डिटेक्टिव डैना हैरिस को सौंपा गया है। अब चूँकि पॉला के डेड बॉडी के पास एंडी मिला था, डैना को एंडी ही पॉसिबल सस्पेक्ट लग रहा है। वो एंडी से पूछताछ करती है। वो एंडी को पुलिस स्टेशन आने को कहती है और साथ ही अपना सीमेन का सैंपल भी सबमिट करने को कहती है। इधर जब ट्रेसी अपने घर पहुंची है तब उसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। वो इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन लगाती है। हॉस्पिटल में जेड उसका ट्रीटमेंट करेगा। पुलिस स्टेशन में यहाँ का स्टाफ एंडी से बताता है कि ट्रेसी ने इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन लगाया था किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। एंडी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इस ऑपरेशन के तहत ये ट्रेसी के ओवरीज में से एक को रिमूव करेंगे। यहाँ डॉक्टर्स की बातों से पता चलता है कि क्रिस की वजह से एक ओवरी रैप्चर हो चुकी है। यहाँ इन्हें यह भी पता चला है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट भी है, पर इस प्रोसीजर को करने के बाद फ्यूटस अबॉर्ट हो जाएगा। ये ऑपरेशन शुरू करते हैं। अब तक एंडी भी यहाँ पहुँच चुका है। वो बाहर इस ऑपरेशन का सक्सेसफुल होने का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ दूसरा डॉक्टर नोटिस करता है कि दूसरी ओवरी भी टोस्ट हो चुकी है। जेड एंडी से मिलता है। वो कहता है, हम ट्रेसी के पहले ओवरी को रिमूव कर चुके हैं, हमें उसके सेकेंड ओवरी को भी रिमूव करना होगा, नहीं तो उसकी लाइफ का रिस्क है। उसकी ब्लड सप्लाई रुक सकती है, पर इस प्रोसीजर के बाद वो कभी मां नहीं बन पाएगी। एंडी ये सब सुनकर भावुक हुआ है, पर ट्रेसी की जान बचाने के लिए इसके लिए वो राज़ी हो गया है। यहाँ जेड उसे ये भी बताता है कि ट्रेसी 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। ये जानकर एंडी थोड़ा खुश होने को ही था कि जेड ने बताया कि हमें फ्यूटस को अबॉर्ट करना पड़ा। जेड के जाने के बाद एंडी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। जब जेड वापस ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा है तब बाकी डॉक्टर्स ने उससे कहा, हमें सेकेंड ओवरी को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है। पर जेड यहाँ डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को ओवर रूल करता है। वो इसे रिमूव कर ही देता है। रिमूवल के बाद ये कंफर्म हो गया है कि ओवरी बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में थी। इस पूरे प्रोसीजर के बाद एक डॉक्टर जेड को बताता है कि उसने गलती की है। जेड बोलता है कि मैं अपने डिसीजन पर अभी भी कायम हूँ। जब वो ट्रेसी से मिलने गया तब तक ट्रेसी इन सब के बारे में बाकी डॉक्टर्स के थ्रू जान चुकी है। जेड ट्रेसी से माफ़ी मांगता है। उसने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए उसे उस समय यह फैसला लेना पड़ा। ट्रेसी कहती है कि वो लॉयर से बात कर चुकी है। इन सब के लिए वो इसे सू करने वाली है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ट्रेसी इस मामले को कोर्ट में ले जाने वाली है। इधर जेड भी अपने लॉयर से मिलकर इन सब के बारे में डिस्कस करता है। उसका लॉयर कहता है कि हमें $30 मिलियन में मामला सेटल करना होगा। जेड इसके लिए राज़ी नहीं। लॉयर ने कहा, हमें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना होगा। ट्रेसी के पास से ऐसा कुछ निकालना होगा जिससे हम तुम्हारा केस मजबूत कर सकें। इधर ट्रेसी अब एंडी का घर छोड़कर जा रही है। वो एंडी से नाराज़ है। एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है।
वो बोलती है कि गलती एंडी की भी है, जिसने जेड को उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने की परमिशन दी। इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। ट्रेसी का लॉयर जेड के पास को खंगाल चुका है। साथ ही जेड के सीनियर कैसलर को बुलाया गया है, जिसने जेड को अपॉइंट किया था। डॉक्टर कैसलर ने पास में जेड के बारे में स्टेटमेंट दिया था और उसे गॉड कॉम्प्लेक्स कहा था। ट्रेसी का लॉयर इस बात पर कैसलर से सवाल करता है। कैसलर बोलता है कि वो सब 10 साल से भी पहले हुआ था। ट्रेसी का लॉयर बार बार कैसलर को एम्फसाइज करता है गॉड कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बताने के लिए। कैसलर कहते हैं कि जेड के पास स्किल थी पावर ऑफ हील, इसकी वजह से उसे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी। डॉक्टर्स में उसे गॉड लाइक पावर भी कहा जाने लगा था। ट्रेसी का लॉयर आरोप पर आरोप लगाया जा रहा था। इसके बाद ट्रेसी का लॉयर जेड से भी सवाल करता है, क्या तुम अपने आप को गॉड लाइक पावर समझते हो? जेड अपनी डिपोजिशन डिलीवर करते हुए मोनोलॉग देता है। वो कहता है, मैंने मेडिकल स्कूल में टॉप किया। एक सर्जिकल टीम को लीड करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने हार्वर्ड से एमडी किया है। मुझे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये मामला अब धीरे धीरे न सिर्फ जेड बल्कि उसके हॉस्पिटल के लिए भी नेगेटिव पब्लिसिटी बटोर रहा है। लिहाजा हॉस्पिटल और जेड के इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर इस मामले में सेटलमेंट का ऑफर दिया। यह मैटर $20 मिलियन पर सेटल हुआ है। ट्रेसी अभी भी एंडी के पास नहीं जाना चाहती। अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इस बात का इल्ज़ाम वो एंडी पर लगाती है। एक दिन कॉलेज के बिल्डिंग में जब एंडी था तब अचानक से लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वो बेसमेंट में लाइट को देखने गया। वो एक हिस्से में पहुंचा है। यहाँ उसे कुछ लड़कियों के बालों के सैंपल मिले हैं। उसे कुछ शक हुआ है। उसके सामने यहाँ का हैंडीमैन अर्ल आया। वो एंडी पर हमला करता है। एंडी अपने बचाव में उस पर वार करता है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। यहाँ एंडी अर्ल को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्ल को सीरियल रेपिस्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया है। डैना एंडी से माफ़ी मांगती है उस पर शक करने के लिए। बाद में डैना एंडी से पर्सनली मिलने आई है। वो बताती है, तुम्हारा सीमन सैंपल हमने चेक किया था। तुम स्टेराइल हो। तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर एंडी को हैरानी हुई है। वो जेड के पास पहुंचा है। वो कहता है, ट्रेसी के पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं था। वो पुलिस के टेस्ट और लैब रिपोर्ट को भी जेड के सामने दिखाते हुए इस बात को दोहराता है। जेड भी इसे देखता है। एंडी उससे कहता है, तुम अपने लॉयर को फ़ोन करके सेटलमेंट के प्रोसेस को रुकवा दो। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जेड कहता है कि ये मामला अब उसका नहीं रहा। पर एंडी कहता है, उस औरत ने हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया है। हमें उससे बदला लेना है। जेड ने कहा, एंडी तुम समझ नहीं रहे हो। अरे डॉक्टर, मैंने उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निकलवा दिया। अब चाहे वो किसी के भी बच्चे की माँ बन रही थी, मुझ पर तो आरोप लगा ही है। और वो बिल मेरी इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल को पे करना ही था। एंडी अभी भी अपना बदला लेना चाहता है। जेड उसे समझाता है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। $20 मिलियन लेने के बाद भी ट्रेसी को सज़ा मिली है। वो कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद एंडी पहुंचा है ट्रेसी के लॉयर डेनिस के पास। वो उसे कन्फ्रंट करते हुए कहता है, तुमने मेरी वाइफ को प्रेग्नेंट किया। इसके बाद ये सब साजिश रची। या डेनिस उसे कहता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं, वो बेकसूर है। वो कहता है कि उसे ट्रेसी की माँ से पूछताछ करनी चाहिए। यहाँ में पता चलता है कि ट्रेसी ने एंडी से कहा था कि उसकी माँ 12 साल पहले ही मर चुकी है। एंडी डेनिस से और भी डिटेल जानना चाहता है, पर डेनिस कहता है, मैं लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज को ब्रेक नहीं कर सकता और तुम स्कॉच की बोतल उसके लिए ज़रूर ले जाओ। कुछ दिनों बाद एंडी ने ट्रेसी की माँ मिसेज कैनिसिंगर को ट्रैक डाउन कर लिया है। ट्रेसी की माँ किसी से भी नहीं मिलना चाहती, पर एंडी की रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अंदर आने देती है। वो एंडी को बताती है कि ट्रेसी एक लाइफ लॉन्ग कॉन आर्टिस्ट है। जब वो और भी यंग थी, उसका एक अमीर आदमी से अफेयर था। उसने ट्रेसी को अबॉर्शन कराने के लिए पे भी किया था। ट्रेसी ने इस पैसे को रख लिया और एक छोटे क्लिनिक में अबॉर्शन कराया। तब से वो कॉन वुमेन बन गई। इन सब बातों को जानकर एंडी ने फिगर आउट कर लिया है कि ट्रेसी ने जेड के मूव इन करने के अरेंजमेंट्स किए थे। इस दौरान वो उसे नापसंद करने का नाटक करती रही। जेड ने जब उस घर में मूव इन किया तब वो फर्टिलिटी ड्रग्स से ट्रेसी को ओवरडोज करता रहा। इससे ट्रेसी की ओवरी रप्चर हुई। इसके बाद गुस्से में एंडी ट्रेसी को ट्रैक डाउन करता है। वो छिपके से उसके घर में घुसता है। यहाँ ट्रेसी और जेड साथ में हैं। ये सब देखकर एंडी वापस अपने घर आया है। घर के सामान को इधर उधर फेंकता है। यहाँ उसे एक इंजेक्शन मिली है जिससे जेड ट्रेसी को डोज देता था। जब ट्रेसी और जेड हम बिस्तर हो रहे थे तब इंजेक्शन ट्रेसी की बॉडी से चिपक गया। इन दोनों ने यह फिगर आउट कर लिया है कि एंडी यहाँ आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेसी एंडी से मिलने आई है। एंडी उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। ट्रेसी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एंडी उसे एक एक बात बताता है, ड्रग के ओवरडोज की, साथ ही उसके हर प्लानिंग की। वो ये भी बताता है कि वो उसकी माँ से मिल चुका है। यहाँ वो सेटलमेंट मनी में से आधा हिस्सा मांगता है।
वो ये भी कहता है कि अपनी विल में उसने सामने के अपार्टमेंट में जहाँ 10 साल का बच्चा रहता है उसका नाम मेंशन किया है। साथ ही उसे पोटेंशियल विटनेस के तौर पर भी मेंशन किया है, जिससे ट्रेसी और जेड के एक्टिविटीज़ की खबर थी। घर पहुंचकर ये सारी बातें ट्रेसी जेड से कहती है। जेड बोलता है कि हमें एंडी को वो दे देना चाहिए जो वो चाहता है और हमें ये कंट्री हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद भी हमारे पास $10 मिलियन हैं। ट्रेसी कहती है कि हमें उस बच्चे को ही मार देना चाहिए। जेड उस बच्चे को मारने से इनकार करता है। इस पर ट्रेसी उसे ही शूट करके मार देती है। जिस रात पैसे ट्रेसी ने एंडी को देने की बात की है, उसी रात ट्रेसी नेबरहुड में पहुंची है। वो सफोकेट करके बच्चे को मार देना चाहती है, पर जब वो यहाँ पहुंची है तब उसने देखा कि जिसे वो बच्चा समझ रही थी वो तो एक डमी है। अपने विंडो से जब वो देखती थी तब ये कोई बच्चा ही लगता था। वो इस डमी को गुस्से में डिस्ट्रॉय करती है। इतने में एंडी यहाँ पहुँचा है। वो एंडी को मारने दौड़ती है। दोनों रेलिंग टूटने की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर गिरते हैं। इतने में डिटेक्टिव डैना यहाँ पहुँची है। ट्रेसी को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी ने डैना की मदद से स्टिंग ऑपरेशन किया था। उन्होंने लड़के की जगह पर डमी सेटअप किया ताकि जब ट्रेसी इसे मारने पहुँचे तब अटेम्प्टेड मर्डर में उसे अरेस्ट किया जा सके। अंत में हम देखते हैं कि जब ट्रेसी को हथकड़ियों से बांध कर ले जाया जा रहा है, रियल बॉय और उसकी माँ घर की तरफ लौट रहे हैं। जब वो पुलिस कार में बैठने जाती है तब वो देखती है कि जो लड़का उसे विंडो से दिखता था वो वास्तव में ब्लाइंड है। कार में बैठकर ट्रेसी एंडी को देखती है। एंडी भी उसे एक लुक देता है। इस समय एंडी के पास डेनिस की दी हुई स्कॉच है। डैना उसे कहती है इसमें बर्फ़ तो डाल लो। इसी नोट पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म के एंड में एंडी ने ट्रेसी के साथ ट्रिक खेला। उसने उस लड़के के विल के बारे में झूठ बोला और उसके जाल में ट्रेसी फंस गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।